एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 का पार्ट 3। इसमें आज हम जानेंगे एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। तो आइए शुरू करें हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। एटमॉस्फेयर क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है जो गैस का लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि गैस का वह लेयर, गैस का एक लेयर जो कि पूरी तरीके से अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये एक थीन ब्लैंकेट की तरह होता है एयर का जो कि इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि प्लैनेट के लिए ज़रूरी है। इस प्लैनेट के लिए इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर है ये दो तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। एक तो पहला यह है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के लिए ये हमें एयर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि ये हार्मफुल जो सन की रेज होती हैं, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं हम, यूवी रेज, तो उससे ये हमारा प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? तो सी लेवल से 1600 किलोमीटर्स ऊपर तक। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। कंपोजिशन, टेम्परेचर और भी कई प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये अर्थ के सरफेस से इस तरीके से है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर और फिर है एक्सोस्फेयर, जो कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो। इस पिक्चर में देख सकते हो यह है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि लगभग यहाँ तक। फिर उसके ऊपर ये हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर है मेसोस्फेयर, और उसके बाद है थर्मोस्फेयर, जिसमें कि हमारे सैटेलाइट मूव करता है, और फिर उसके बाद है एक्सोस्फेयर। इसके एक्सोस्फेयर के ऊपर बात जो है ना, ये पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर का लेयर ख़त्म हो जाता है, और वो जो है ना वहाँ से क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा स्पेस शुरू होता है। अब आगे की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर है उसमें दो मेन गैसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 100% है, इसमें से ये जो है ना सिर्फ इतना पार्ट जो है ना, ये 99% जो है इसमें दो ही गैसेस हैं। एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो ही गैस हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। और अदर गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो सारे 1% में ही काउंट किए जाते हैं। ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए, जनरल जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? तो हीट रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। ये हाइट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल।
ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, डेंस होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होने लगता है। आप जानते हैं कि क्लिम्बर्स यानी कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये माउंटेनर है, ये माउंटेनर है। तो माउंटेनर अपने पीछे जो है ना ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो है ना इन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं ताकि वो जो है ना सांस लेने के लायक हो सके ऊंचाई पर भी। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो आप ऊपर जा रहे हैं तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, टेम्परेचर नीचे की तरफ आएगा, और जो है ना प्रेशर बढ़ते जाएगा। यानी कि प्रेशर जो है ना जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरिया पे बहुत ही हाई प्रेशर है, कहीं कहीं पे बहुत ही लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स हाई फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कभी कभी देखिए हमेशा क्या होता है, कभी कभी नहीं हमेशा क्या होगा कि हाई प्रेशर जहाँ पे होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, यानी कि मूविंग होती है। अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में हाई प्रेशर है तो ये एयर जो है ना इस तरफ मूव होगी, और अगर किसी एरिया इधर जाना कहीं पे यहाँ पे हाई प्रेशर है तो एयर इधर की तरफ मूव होगी, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर बहुत ही छोटा एरिया है जहाँ पे कि लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये वो जोन है जहाँ पे कि लाइफ जो कि यूनिक है प्लानिट के लिए वो एग्जिस्ट होता है, यानी कि वो पाया जाता है। जैसे कि लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, एयर, लैंड, तो ये सारी चीज़ जो है ना इस एरिया में अवेलेबल होता है। अब जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो बायोस्फीयर का, यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोस्फीयर है, उसके बाद इधर ये देखिए ये पूरा एरिया लिथोस्फीयर का है, ये पूरा एरिया लिथोस्फीयर का है, और इधर से ये है एटमॉस्फेयर का। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया एटमॉस्फेयर का है, और फिर ये देखिए यह हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, और इसके ऊपर हमने देखा था वो था एटमॉस्फेयर। स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। यानी कि जो स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म के वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया से लेके ये बड़े बड़े मैमल्स तक भी होते हैं जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर ऑफ सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड किए हुए हैं, और यही जो है ना सर्वाइवल के लिए, बायोस्फीयर में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो बायोस्फीयर जो है उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक को क्या हो गए प्लांट किंगडम, और दूसरे को कहा जाता है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल्स किंगडम के जो है ना आगे के क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्लास 9th के साइंस को देखना पड़ेगा। क्लास 9th के साइंस में आपको की ये बातें क्लियर होंगी। तो
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझिए कि जो बायोस्फीयर है वो 2 मेजर पार्ट में डिवाइड है। एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये यहीं पे 3 जो डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? 3 डोमेन्स, एक है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं कुछ तरीके से, जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड ऑफ एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब देखिए, जंगलों की कटाई हमारी लकड़ी की ज़रूरत के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर करना, ये किस चीज़ की तरफ दिखाता है कि ये सॉइल के स्लोप्स, यानी कि उसके जो है ना मिट्टी की, जिसको हिंदी में कहते हैं मिट्टी के कटाव में, सॉइल के कटिंग में ये बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना उसके लिए सॉइल के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake। अब देखिए, अर्थ का जो सरफेस होता है वो चेंज भी होता है नेचुरल डिजास्टर के कारण, क्लाइमेट के कारण, जैसे कि अर्थक्वेक होता है या फिर ड्राउट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन्ड इन केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब उदाहरण के लिए एक सुनामी आई थी 2004 में, जिसमें कि इंडिया का एक पार्ट था इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरीके से वाटर में चला गया था। वो पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड, उसमें मर्ज हो गया किसमें? वाटर में। वही इंदिरा पॉइंट था अंडमान और निकोबार का। Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use। अब देखिए, वेस्ट मटेरियल को हम जब लेक या रिवर में डिस्चार्ज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ह्यूमन यूज़ के लिए वो अनसुटेबल हो जाता है। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये और भी तरह के लाइफ को, जैसे कि जो वाटर में जो भी लाइव्स होते हैं उनके लिए भी ये क्या होता है? मुश्किल खड़ी कर देता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो उसके इमिशंस होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स जो होते हैं वो एयर को पॉल्यूट करता है, और उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एयर का, वो लेकिन बढ़ जाता है। अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग में टर्न होता है जब, तो उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज देयर इज दस अ नीड ऑफ लिमिट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसलिए हमारे ज़रूरी है कि हम लिमिट में रिसोर्सेज का यूज़ करें, ताकि जो बैलेंस है तीनों का, किस तीनों का बैलेंस? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।